brought to you by Infinix. नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने पेशे के चलते, अपने काम के चलते कैसे आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आप में से कुछ लोगों से मुलाकात होती है तो कोई बताता है, कोई मोबाइल फ़ोन पर दुनियादारी देखता है, कोई घर के टीवी पर देखता है, कोई दफ्तर में देखता है, कोई पॉडकास्ट की तरह सुनता है ड्राइव करते करते, और कोई इंतज़ार करता है किसी नोटिफिकेशन या सजेशन में आ जाए तब देख लेंगे, दिन 2 दिन बाद। पर आप सब लोग लगातार अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े इस कार्यक्रम को सराह रहे हैं, मान दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए हमारे और आपके बीच ईमानदारी का जो नाता है वो आगे बढ़ना चाहिए। हमारे पीछे एक ग्लोब हुआ करता था, जिसकी तकनीकी खामियों को लेकर कई लोग महीनों तक टोकने के बाद शांत हो चुके थे। उस ग्लोब को फिलहाल के लिए हटा दिया गया है, इसलिए मेरे बैकग्राउंड में आपको ये चिकोलाइट टीवी और लगभग ललन टॉप शो जैसा बैकग्राउंड दिख रहा है। हम जल्द अपनी असल ज़मीन पर वापस लौटेंगे, लेकिन तब तक सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाता ईमानदारी का है तो लगा खबरों को बाँचने से पहले आपको बता दिया जाए, और इसी बहाने नए सिरे से पूरे ललन टॉप की आपके प्रति जो कृतज्ञता है उसे भी ज्ञापित किया जाए। अब सिलसिला शुरू करते हैं उस कार्यक्रम का जिसका नाम है दुनियादारी। लॉन टेनिस के सुपरस्टार सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड में कॉमन क्या है? आप कहेंगे कैसा सवाल है, स्पोर्ट्स का पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? लेकिन लेना देना है और हमेशा से रहा है। फिलहाल मैं कॉमन बातें बता देता हूं। जोकोविच और प्रचंड दोनों ही समय विदेश के दौरे पर हैं। जोकोविच फ्रांस में और प्रचंड भारत में। दोनों का दौरा ऐसे वक्त हो रहा जब उनके अपने मुल्क में उथल पुथल मची है, और दोनों की हरकतों से कुछ बड़े देशों में तहलका भी मचा है। जोकोविच ने कैमरे के लेंस पर कुछ शब्द लिखे, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग उठी। फ्रांस के एक मंत्री ने तो हद में रहने के लिए भी कह दिया। लेंस पर ऐसा क्या लिखा बताएंगे, पर पहले चर्चा प्रचंड की होगी, जिनके भारत आने से चीन परेशान है। प्रचंड दिसंबर 2022 में तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। तब से वो देश से बाहर नहीं गए थे। कहा गया सबसे पहले चीन जाएंगे। उनका वैचारिक और राजनीतिक झुकाव भी उसी तरफ रहा, पर उन्होंने चीन की बजाय भारत को तरजीह दी। उनका भारत दौरा मार्च 2023 में तय था, लेकिन अलग अलग वजहों से टलता रहा। फिर भी उन्होंने अपना मन नहीं बदला और फाइनली 31 मई को वो भारत पहुंचे। 3 जून तक रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बहुत सारे समझौते भी होंगे दोनों देशों के बीच। तो आज दुनियादारी में इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। विशेषज्ञों के बयान भी सुने जाएंगे। प्रचंड के दौरे की बात समझने से पहले एक टाइमलाइन समझते हैं, इतिहास की टाइमलाइन। नेपाल में राजशाही का सिस्टम चलता था। कई छोटी छोटी रियासतें थी। फिर 1768 में शाह वंश का शासन शुरू हुआ। सबसे प्रतापी राजा हुए पृथ्वीनारायण शाह। उन्होंने नेपाल की पूर्वी और पश्चिमी रियासतों को जीतकर एकीकरण किया। पृथ्वीनारायण शाह ने अपने सिपह सालारों के लिए एक नियम बनाया था, कभी परिवार के लोगों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और किसी भी हालत में मौत की सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन उनके बाद इस नियम को किनारे कर दिया गया। नतीजतन नेपाल में सत्ता पर कब्जे के लिए खूनी संघर्ष चलता रहा। राज परिवार के अंदर ही साजिश, हत्या और तख्ता पलट का सिलसिला भी। 1846 में सेना के एक जनरल जंग बहादुर राणा ने इसका फायदा उठाया और वो बन गए नेपाल के प्रधानमंत्री। कहा कि जैसे राजा का बेटा राजा बनता है, ऐसे ही मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। अब गद्दी पर बैठते शाह वंश के लोग, पर सत्ता चलाता राणा वंश। अगर नेपाल का ये इतिहास आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो एक किताब सुझाऊंगा आपको, द ब्लड स्टेन्ड थ्रोन यानी रक्त रंजित सिंहासन। राइटर हैं बाबूराम आचार्य। इसमें कमाल के ब्यौरे हैं। खैर, नेपाल में राणा वंश का वर्चस्व 1951 तक रहा। फिर शाह वंश की वापसी हुई। उसी समय नेपाल में लोकतंत्र की मांग भी उठ रही थी। उस दौर में पूरी दुनिया में उथल पुथल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। राजा को लगा मसले पर मरहम लगाने का वक्त आ गया, तो किंग महेंद्र 1959 में नया संविधान लाए और बोले अब देश में संवैधानिक राजशाही होगी। मतलब सरकार की कमान चुनी हुई सरकार के पास और राष्ट्र की कमान राजा के पास, जैसा कि ब्रिटेन में चला आ रहा है। पर राजा का मन बदल भी गया। 1959 में चुनाव करवाए। नेपाली कांग्रेस बहुमत लेकर आई, लेकिन अगले ही बरस पॉलिटिकल पार्टियों पर बैन लगा दिया गया और फिर से निरंकुश राजशाही वाला सिस्टम शुरू हो गया। 1960 का दशक आया। नेपाल के सुदूर गांव में तब एक दिलचस्प घटना हुई। गांव के प्राइमरी स्कूल की एक क्लास में एक बच्चा मैगजीन में छपी तस्वीर देख रहा था। वो तस्वीर आधुनिक चीन के संस्थापक माओ जेडोंग की थी। बच्चे ने माओ को फॉलो करना शुरू किया, दीवाना हो गया। कालांतर में ये उसकी पहचान का हिस्सा बन गया। इसका नाम था
पुष्प कमल दहल, नेपाल की राजनीति में जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है। प्रचंड ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1990 के दशक में की, एक कम्युनिस्ट गुट के कार्यकर्ता के तौर पर। लेकिन इस गुट से बहुत जल्द उनका मन उचट गया। फिर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, इसमें भी माओ का नाम रखा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी यानी CPNM। अप्रैल 1990 में नेपाल में फिर से नया संविधान लाया गया, संवैधानिक राजशाही लाई गई, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भी लागू की गई। कहने को सिस्टम डेमोक्रेटिक था, पर असली पावर राजशाही के पास थी। और इसके खिलाफ 1996 में शुरू हुआ नेपाली सिविल वॉर, जिसे शुरू किया प्रचंड के गोरिल्ला लड़ाकों ने। वो चीन की तर्ज पर नेपाल में एक पार्टी के वर्चस्व वाली कम्युनिस्ट व्यवस्था लाना चाहते थे। ये सिविल वॉर 2006 तक चला। इस बीच 2001 में राजमहल में एक भीषण हत्याकांड भी हुआ, जिसमें राजा बीरेंद्र समेत राज परिवार कई लोग मारे गए और सत्ता आ गई किंग बीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र के पास। उन्होंने माओवादियों से निपटने के नाम पर खुद को अकूत शक्ति दी, जिससे जनता नाराज हुई और विरोध शुरू हो गया। फिर अप्रैल 2006 में किंग ज्ञानेंद्र ने सुलह का फैसला किया। गिरिजा प्रसाद कोइराला को प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने माओवादी धड़े को बातचीत के लिए आमंत्रित किया। इसी बातचीत के रास्ते नेपाल के सिविल वॉर का अंत हुआ। अब प्रचंड और उनके साथी हथियार छोड़कर मुख्य धड़े की पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने अप्रैल 2008 के आम चुनाव में हिस्सा भी लिया। CPNM सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और प्रचंड नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। PM बनते ही उन्होंने भारत को एक बड़ा झटका दिया। 2008 से पहले तक नेपाल के सभी बड़े नेता अपनी पहली विदेश यात्रा पर भारत आते थे। प्रचंड ने नया विकल्प चुना, चीन का। वो नेपाल में भारत और पश्चिमी देशों के दखल के खिलाफ थे अपने बयानों में। इसने प्रचंड का प्रो चीन रुख साफ कर दिया। फिर अप्रैल 2009 में उन्होंने नेपाल के आर्मी चीफ रकमुकांड कटवाल को पद से बर्खास्त कर दिया। कटवाल नेपाल में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के दखल का विरोध कर रहे थे। भारत का भी यही मत था, उसने इसकी पुरजोर मुखालफत की। नेपाल में भारत के तत्कालीन राजदूत राकेश सूद ने प्रचंड से मिलकर विरोध दर्ज कराया था, पर वो माने नहीं। इसको लेकर दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए। हालांकि महीने भर बाद ही प्रचंड की अपनी कुर्सी चली गई। अगस्त 2016 में वो दूसरी बार PM बने। इस बार वो पहली विदेश यात्रा पर भारत आए। इससे चीन नाराज हुआ। उसने आरोप लगाया, भारत प्रचंड पर दबाव बना रहा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमसे दोस्ती नहीं चलेगी। प्रचंड का दूसरा कार्यकाल भी 1 बरस में खत्म हो गया। दिसंबर 2022 में प्रचंड तीसरी बार PM बने। इस दफा उनका रुख बदला नजर आ रहा। उनका भारत दौरा मार्च 2023 में तय था, हमने आपको बताया, लेकिन अब जाकर वो यहाँ पर आ गए। इस बीच चीन ने भी उन्हें अपने यहाँ आने का न्योता दिया, पर नहीं गए। भारत के बुलावे का इंतजार करते रहे, जो इंतजार खत्म हुआ 31 मई को। नेपाली एयरलाइंस के विमान से लगभग 50 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भारत आया, जिसमें कई कैबिनेट मंत्री और सेक्रेटरी भी शामिल हैं। हमने नेपाल के वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमरे से पूछा, प्रचंड चीन के ऊपर फिलहाल भारत को प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं? पॉलिसी बदल गई या फिर अवसरवादी राजनीति है? पॉलिसी चेंज से मुझे लगता है कि वो सर्वाइवल के पॉलिटिक्स में चले गए हैं, क्योंकि उनका जो क्रांतिकारी अवतार था माओइस्ट का, उसमें वो नेचुरली बाई वर्ल्ड व्यू प्रो चाइना लगते थे। हालांकि इंडिया ने उनको पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उस समय भी, लेकिन अब आकर मुझे लगता है कि ये रियलाइजेशन किया है कि इंडिया जो नेपाल का 3 तरफ से लगा हुआ है और लार्जर ट्रेड और डीलिंग्स है, डे टू डे डीलिंग्स है, और वर्ल्ड सिनेरियो में भी इंडिया और नेपाल के कई मामले में उनका एक समान स्वार्थ है। इस चीज को रियलाइज करते हुए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ने अपने को थोड़ा चेंज किया है। भारत जाकर जिस तरह से उन्होंने वो मंदिर जा रहे हैं उज्जैन, ये सब बिल्कुल परिवर्तन आ रहा है उनके पॉलिटिक्स में। प्रचंड ने भारत आने से पहले क्या कहा था? उनका भारत दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। उनकी कैबिनेट के कई वरिष्ठ मंत्री भी आए हैं। 1 जून को प्रचंड और PM मोदी ने कई परियोजनाओं की शुरुआत भी की और कुछ का उद्घाटन भी। इसमें एनर्जी, ट्रांजिट रूट, रेलवे प्रोजेक्ट शामिल हैं। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में PM मोदी और प्रचंड ने क्या कहा, ये सुनिए। ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ
भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh by India. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनकर आपको समझ आया होगा कि नेपाल कई मामलों में भारत पर निर्भर है और भारत ऐतिहासिक रूप से उसका स्थायी साझेदार रहा है, उसका हित चिंतक रहा है। पर आगे क्या संभावनाएं हैं, ये जानने के लिए हमने बात की नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मशहूर जानकार प्रमोद जायसवाल से। नेपाल के लिए भारत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि नेपाल के जो सिक्योरिटी नीड है वो भारत फुलफिल करती है। नेपाल को जितना भी सिक्योरिटी रिलेटेड सपोर्ट है वो भारत देती है। वैसा ही नेपाल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इकोनॉमिक नीड जो होती है, आर्थिक सहयोग भारत से काफी मिलता रहा है। नेपाल के बहुत सारे परियोजना, विकास की परियोजना जो है वो भारत सरकार के सहयोग से बनी है। या आप एयरपोर्ट ले लीजिए या सबसे पुराने हॉस्पिटल ले लीजिए, कई सारे राजमार्ग ले लीजिए, उससे भारत का सहयोग रहा है। तो नेपाल के जो डेवलपमेंट नीड है, विकास की जो नीड है वो भारत फुलफिल करती आ रही है। साथ साथ नेपाल के जो मेजर पॉलिटिकल ट्रांजिशन है, या तो राजतंत्र से डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी के बाद फिर एक गणतंत्र आया है नेपाल में, सारे नेपाल के मेजर जो परिवर्तन हुए हैं, राजनीतिक परिवर्तन, उसमें भारत का सहयोग रहा है। तो नेपाल के लिए भारत नेपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेपाल के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी सारे नीड फुलफिल करती है। वैसा ही भारत के लिए भी नेपाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेपाल और भारत के बीच में खुला सीमाना है, ओपन बॉर्डर है। और हमारे फिर दूसरे साइड चीन है जो भारत उसको थ्रेट के रूप में देखते हैं। इसलिए नेपाल भारत के भी सुरक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल एक बफर स्टेट के रूप में साथ साथ एक सिक्योरिटी सपोर्ट देती है भारत को। आपको मालूम है भारतीय सेना में भी काफी नेपाली काम करते हैं, गोरखा रेजिमेंट में। इस तरह के संबंध है दोनों देश के बीच में। उसके साथ साथ नेपाल एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर भी है। नेपाल से काफी इकोनॉमिक बेनिफिट इंडिया को मिलता है, जैसे नेपाल के वाटर रिसोर्सेज हो या मार्केट हो, उसमें भारत का पहुंच है। तो इसलिए नेपाल भी भारत के लिए सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका दूसरा सवाल है कि क्या चाइना इसको रिप्लेस कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेपाल के तीन साइड से खुला सीमाना है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है। मगर आप चीन जो है वो नॉर्दर्न साइड में है, उत्तर में है, और वहाँ हिमालयन बैरियर है। अभी भी चीन उतना विकास करने के बाद भी नेपाल और चीन के बीच में ज्यादा ट्रेड नहीं है, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। और वो ऐसी टोपोग्राफी है, इतनी विकट टोपोग्राफी है कि वो पॉसिबल नहीं है कि उसको रातारात या 10 या 5 साल में उसको चेंज किया जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि चीन कभी भी भारत को रिप्लेस कर सकती है नेपाल के संबंध में। दूसरी चीज, जो संबंध भी नेपाल और भारत के, वो यूनिक है, हिस्टोरिकल है, कल्चरल है, एक बहुत पुराने सहयोग रहे हैं जो चीन कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। प्रचंड के भारत दौरे पर चीन की भी नजर है। ये दौरा उसके लिए बड़ा झटका है। केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में उसने नेपाल में अपना वर्चस्व बढ़ाया था, पर नई सरकार ने इस बढ़त को कम कर दिया। चीन का रिएक्शन क्या आएगा और क्या नेपाल में उसकी जमीन खिसक रही है? चीन का प्रेजेंस लेट से हुआ है। इस स्केल का प्रेजेंस 2006-7 में, जब भारत और वेस्टर्न कंट्रीज साथ मिलकर नेपाल के पॉलिटिक्स में थोड़ा रेडिकल इश्यूज को पुश किया, उसके बाद का डेवलपमेंट है। इसलिए चाइना थोड़ा अपसेट हो सकता है, लेकिन वो गिव अप नहीं करेगा क्योंकि उनका भी स्टेक काफी बढ़ गया है और नेपाल एक तरह से इंटरनेशनल फोर्सेस का प्रेजेंस का ग्राउंड बन गया है।
प्रचंड ने भारत आने से पहले पूर्व प्रधानमंत्रियों और विशेषज्ञों की मीटिंग की थी, जिसमें भारत विरोधी रवैये के लिए चर्चा में रहे केपी शर्मा ओली भी थे। उन्होंने कहा प्रचंड को भारत के सामने डटकर बोलना चाहिए। उस मीटिंग से क्या निकला और क्या उसका असर प्रचंड के भारत दौरे पर नजर आ रहा है? इसमें कि भारत विरोधी रवैया एक थोड़ा परसेप्शन है। नेपाल के कोई प्रधानमंत्री नहीं लेता है, लेकिन कभी क्योंकि दो बॉर्डर जुड़े हुए कंट्रीज है, बॉर्डर डिस्प्यूट तो पड़ोस के कंट्री में ही होता है ना। कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट था उस समय ओली के टाइम में, उसको रिटेलिएट किया था। और अभी इस बार भी बोला था कि आप बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। और दूसरा जो अभी इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग का म्यूरल है, उसमें लुम्बिनी और कपिल वस्तु जो नेपाल का हिस्सा है, उसको वहां पर अखंड भारत का पार्ट के रूप में दिखा है। नेपाल में उस पर विरोध हो रहा है। तो ये भी कहा गया था प्राइम मिनिस्टर मीटिंग में, ओली ने भी कहा था कि आप इस चीज को टेकअप कर लीजिए इंडियन अथॉरिटीज के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि किसी तरह से रियलिटी और जो सिविलाइजेशनल कंटैक्ट है उसको डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। प्रचंड के दौरे में एक पुरानी ट्रेड ट्रांजिट संधि में संशोधन की चर्चा हो रही है। इस संधि की क्या कहानी है और उसमें संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी तो एक फिक्स टर्म के लिए होता है, हर बार उसको रिन्यू करना पड़ता है। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इसका नया एस्पेक्ट ये है कि नेपाल को इंडिया की वाटरवेज में एक्सेस मिलेगा, क्योंकि पहली बार ये हुआ है। वो कितना काम करेगा ये, लेकिन वो फिक्स टर्म ट्रेड एंड ट्रांजिट हर एक 10 साल, हर एक 5 साल में रिन्यू करते रहते हैं, जो सिचुएशन जिस तरह डेवलप करती है उस हिसाब से। प्रचंड भारत दौरे में इंदौर और उज्जैन के मंदिरों में भी जाएंगे। इससे पहले 2022 में तत्कालीन पीएम शेर बहादुर देवबा ने वाराणसी में मंदिरों का दर्शन किया था। इसी तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी में एक मंदिर में पूजा अर्चना की थी। इसे टेम्पल डिप्लोमेसी का नाम दिया जाता है। क्या इससे दोनों देशों के रिश्तों पर कोई प्रभाव पड़ता है? टेम्पल डिप्लोमेसी तो ये कोई नई चीज नहीं। अक्सर ये होता है कि नेपाल से जो हेड ऑफ द स्टेट या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या वहां से जो आते हैं, एक्सेप्ट कोई एक्सेप्शन होगा, वो मंदिर जरूर जाते हैं, पशुपति जरूर जाते हैं। मोदी जी लास्ट टाइम लुम्बिनी गए थे बुद्ध पूर्णिमा के दिन में। और लेकिन प्रचंड का जाना ये नई चीज है, इसलिए टेम्पल डिप्लोमेसी तो नहीं है। लेकिन इसमें वो कि किसी तरह बीजेपी के साथ, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आइटनरी डिसाइड किया है उसको उन्होंने ऑनर किया है। अपना पर्सनल जो बिलीफ या लैक ऑफ इट है उसको उन्होंने सप्रेस किया है, उस पर कॉम्प्रोमाइज किया है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और नेपाल के बीच सीमा को लेकर विवाद चल रहा। दोनों देश एक दूसरे पर नक्शे में फेरबदल के आरोप लगा रहे हैं। इस विवाद की असली कहानी क्या है? लिपुलेख और काला पानी को लेकर तनाव क्यों पैदा होता है? ये जो काला पानी और लिपुलेख के जो विवाद है, ये बहुत पुरानी है। ये 1815 में जब नेपाल और उस टाइम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सुगौली संधि हुआ था, नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जिसने नेपाल और भारत के सीमा को सुनिश्चित किया था। और उसमें एक कहा गया था कि एक नदी है काली नदी, उसके ईस्टर्न वेस्टर्न साइड जो है, काली नदी के ईस्टर्न साइड है वो नेपाल है। उस पाया गया है कि काली नदी जो लिम्पिया धारा से ओरिजिनेट होते हैं, वो सोर्स है काला पानी का और लिपुलेख का। मगर भारत का कहना ये है उसमें कि दूसरा एक नदी है पंखड, वो नदी के साउथ पार्ट है वो काला पानी है। तो इसीलिए नेपाल और भारत में काला पानी का इश्यू इस ओरिजिनेट को लेकर प्रॉब्लम हो रही है कि नेपाल और भारत दोनों दो डिफरेंट पॉइंट को काली रिवर का ओरिजिनेटर को लेकर ले रही है। इसलिए अभी नेपाल और भारत के बीच में लिम्पियाधारा, काला पानी, लिपुलेख को लेकर विवाद चल रही है। इसमें नेपाल ने क्या किया है कि नेपाल कभी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को अपने मैप में नहीं रखता था, मगर 2020 में मई 2020 में पहली बार नेपाल ने लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधारा को रखकर एक नया नक्शे जारी किया। नेपाल की राजनीति पिछले कुछ समय से डामाडोल रही, बार बार सरकार बदलती रही। इस समय भी प्रचंड गठबंधन सरकार चला रहा है, कहा जा रहा है उसमें भी दरारें दिखने लगी हैं। प्रचंड के भारत दौरे का नेपाल की घरेलू राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे उनकी सरकार का भविष्य भी तय हो सकता है? अभी जो प्रचंड की सरकार है वो बहुत डामाडोल की स्थिति में है। प्रचंड की सरकार बनने के कुछ ही महीने में पॉलिटिकल पार्टी में परिवर्तन हो गए। अभी भी समस्या है क्योंकि प्रचंड की जो पार्टियां हैं वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है, ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी नहीं है जो नेपाली कांग्रेस के साथ
सपोर्ट लेकर सरकार बनाई। ये अभी भी कोलिशन पार्टनर जितने भी मेजर पॉलिटिकल थर्ड है, तो एक कमजोर सरकार तो है प्रचंड की पार्टी अभी कैसे, मगर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसमें दो चीज है। एक, जो अभी के संविधान है वो क्या इंश्योर किया है कि सरकार बनने के पहले 2 साल में सरकार को परिवर्तन नहीं करनी चाहिए, इम्पीच नहीं लानी चाहिए, उस टाइप का धारा है। तो ये मान के चल सकते हैं कि 2 साल प्रचंड की सरकार टिकेगी। दूसरा चीज है कि दौरे को लेकर भी भारत के साथ जितने भी एग्रीमेंट हो रहे, उसमें अपने कोलिशन पार्टनर जो नेपाली कांग्रेस है उसको सपोर्ट लेकर चल रही है भारत प्रचंड। तो इसलिए इस दौरे से नेपाल के इंटरनल पॉलिटिक्स में, अंदरूनी राजनीति में कुछ खास फर्क पड़ने नहीं वाले हैं। हाँ, अपोजिशन पार्टीज है जो सीपीएन यूएमएल, केपी ओली लेड सीपीएन यूएमएल है, वो इस पे अपना राय रखेगी, उसको विरोध करेगी, मगर जो सपोर्ट में है, जो कोलिशन पार्टनर है, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये दौरे को लेकर। अभी भारत नेपाल के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। अब शुरुआत में छोड़े गए सवाल का जवाब। जोकोविच ने कैमरे की लेंस पर लिखा था, कोसोवो सर्बिया का दिल है, हिंसा रोको। इसी नारे को लेकर पिछले कई दिनों से सर्बिया और कोसोवो के बीच तनाव चरम पर है। उत्तरी कोसोवो में सर्ब लोग बहुतायत में हैं। वे अल्बेनियाई मूल के मेयर की नियुक्ति से नाराज थे। प्रोटेस्ट हुआ। 29 मई को उनकी कोसोवो पुलिस से भिड़ंत हुई। फिर नेटो की पीस कीपिंग फोर्स आई, उनके ऊपर भी हमला हुआ जिसमें 30 से अधिक सैनिक घायल हुए। इसके बाद यूरोप और अमेरिका में बवाल हो गया। कोसोवो ने 2008 में सर्बिया से आज़ाद होने का ऐलान किया था। अमेरिका समेत 90 से ज़्यादा देशों ने उसे मान्यता दी थी, लेकिन सर्बिया नहीं माना। कोसोवो में रहने वाले सर्ब भी आज़ादी के खिलाफ हैं। वो कोसोवो सरकार पर दमन के आरोप लगाते हैं। जोकोविच सर्बिया के नागरिक, उनके पिता कोसोवो में पैदा हुए। वो पॉलिटिकल मुद्दों पर अक्सर मुखर रहते हैं। लेंस पर लिखी पंक्ति के बाद हंगामा मचा। फ्रांस के खेल मंत्री बोले कि दोबारा नहीं होना चाहिए। कोसोवो ने ओलंपिक कमेटी से कार्रवाई की मांग की। जब इस हंगामे पर जोकोविच से पूछा गया तो उनका जवाब था, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग मुझसे असहमत होंगे, लेकिन जो है सो है। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। सर्बिया और कोसोवो के मसले पर अगर आपको और विस्तार से जानना है तो 30 मई का दुनियादारी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज़रूर होगा। दुनियादारी के चीफ प्रोड्यूसर अभिषेक कुमार ने हमसे ये वायदा किया है कि आगे से ऐसी गड़बड़ नहीं होगी कि एंकर महाशय ये बोल दें कि लिंक होगा और लिंक सेकंडों, मिनटों, घंटों या कुछ एक दिनों के इंतज़ार के बाद आए। ये सरकारी स्कीम नहीं है जिनका देर से असर दिखना चाहिए, तत्काल नज़र आना चाहिए। इन गलतियों के लिए मैं पूरी टीम की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ और आगे से कोशिश करेंगे कि इस तरह की लापरवाही हमारे स्तर पर ना हो। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दुनियादारी देखते रहिए और औरों को भी इस कार्यक्रम के बारे में बताते रहिए। दुनिया के बारे में पता चलेगा तभी तो हम अपने देश को और बेहतर बना पाएंगे। शुक्रिया, शुभ रात्रि। बहुत ज़्यादा मौज आने वाली है। हमारा एक दोस्त है, अमेरिका में रहता है, बुलेट की रफ्तार से बात करता है। थैंक यू। कितने देशों का ठप्पा है तुम्हारे पासपोर्ट? I don't keep account. ये बहुत ही स्वैग वाला स्टेटमेंट है गुरु। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वहाँ एकदम गोली चल गई धाएं, जैसे गोली वोली बहुत चलती है क्या मैक्सिको में? मेक्सिको में इनफैक्ट लोग ऑर्गेनाइज कार्टेल और क्राइम को अच्छा मानते हैं। मतलब जैसे कई डिलीवरी कंपनीज मेक्सिको और ब्राज़ील में ऐसी गाड़ियाँ बनाते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं वो। अच्छा। कोई चोरी करने आए, ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। जैसे मेक्सिको की जो करी बनती है उसको बोलते हैं मोले। मोले वो चॉकलेट से बनती है। अब करी चॉकलेट से? हाँ, और चॉकलेट की जो करी है, आपको लगेगा कि मैं कोई मतलब आंध्रा की हार्डकोर तीखी चिकन की डिश खा रहा हूँ। जैसे हमने चीन के खाने के साथ जो छीछा लेदर की है, हाँ, मतलब चाउमीन अब जैसी बनती है। ओरियो की भी मैगी बन रही है। नहीं, पर ओरियो की मैगी तो मैं मोदी जी को एक पोस्ट कार्ड लिख सकता हूँ कि इस पे बैन लगना चाहिए। अमेरिका में लोग किस तरह के आलतू फालतू नशे करते हैं? जैसे हमारे यहाँ कफ सिरप पी लेते हैं, विक्स सूंघ लेते हैं। इसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन है कि मैं कितनी कायदे की बातें करने के लिए आया हूँ और क्या बातें हो रही हैं। नहीं, आपका पॉइंट सही है। तो मैक्सिको के अलावा अर्जेंटीना गए हो? यस। वहाँ सब लोग फुटबॉल खेलते हैं? कोई इक्वाडोर, साल्वाडोर, कोई टीम वर्ल्ड कप को फोड़ेगी नहीं। ब्राजील से हमेशा होप होगी, कभी फोड़ेगी नहीं। टूटा हुआ दिल लेके बैठा है लड़का। एग्जैक्टली। जख्मी दिल वाले हो? ब्राजील से लिए। यस। भाप जाते हैं हम पुअर नहीं है, बांग्लादेश पुअर है। हम कट्टर नहीं है, पाकिस्तान प्रॉब्ली कट्टर होगा। तो वो सिमिलर कहानी है। चीन अभी किस कैटेगरी में? 2016 से चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी। 2016 से अमेरिका के पीछे छोड़ा हुआ है। अमेरिका कैसे महान बना था आर्थिक रूप से? अमेरिका की 20% लेबर फोर्स इमिग्रेंट्स है, बट दोनों नेशन एक दूसरे को ऐसे दो बड़े गोरिल्लाज एक दूसरे को घूर रहे हैं और पता नहीं कब क्या करेंगे। आपने अमेरिका के उदाहरण दिए, चीन के उदाहरण दिए। इंडियन मार्केट कैसा नजर आता है? हम अभी भी
वो शाय ब्राइड है, जिसका मतलब हम अभी भी एक वो शर्मीली दुल्हन है जो पक्का डिसाइड नहीं कर रही कि हमको वैसे ही शादी करनी है। थोड़े सोशलिस्ट, थोड़े कैपिटलिस्ट। अमेरिका ऑलमोस्ट 4% यदि खर्चा करते हैं अपनी जीडीपी का, जबकि इतनी बड़ी जीडीपी है। हम 0.5% खर्चा करते हैं रिसर्च में। आपके प्यार के क्षेत्र यूपी बिहार, ये इंडिया के गले के अराउंड एक बहुत बड़ी घंटी है जो ऐसे नीचे खींच रही है इंडिया को, क्योंकि फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। बट सुन रहे हो? थोड़ा सा बुरा लगे तो कुछ काम कर लो, हैं? कितना सुनना पड़ता है तुम लोगों की वजह से हमको। वर्ल्ड वाइड फार्मिंग इज अ स्कैम। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें फार्मर रिच है। कोई भी कंट्री, अमेरिका में फार्मर कहीं रिच होता ही नहीं। रिच फार्मर इज अ मिथ। हमारे यहाँ इंडिया में यही है, आदमी बैठा रहता है कि ये बोल रहा है, इसको मैं सुनूं ना सुनूं, गुनूं ना गुनूं, पहले इसके ऊपर एक लेबल लगा दूं।